40 मिनट की लिमिट है, हमें पता ही है। तो अगर हमें लगेगा ना एक्सटेंड करनी है तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, मैं दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। यस सर, ठीक है। हाँ, इसका रीजन ये है ना कि कल क्या हुआ था, एकदम इंस्टेंट क्लास बंद हुई थी। तो मैं हाँ, ये भी यस सोच रहा सर, था। यस सर। हाँ जी। हेलो। बेटा म्यूट कर दो सब। जब मैं बोलूंगा, जब अगर आप किसी को कुछ पूछना होगा तो मैसेज टाइप कर दो या उस टाइम बोल देना मेरे को। अभी आप सब म्यूट कर दो प्लीज। तो आज जो क्लास, अच्छा कल हमने जो क्लास में जो किया था, कल क्या किया था याद है कुछ किसी को? सर आपने तीन बेसिक सर फंडामेंटल सोर्सेस हमने किया था। सर सोर्सेस और कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट के सोर्सेस क्या है, जैसे कि आपने बताया था। लेजिस्लेचर, इंडियन लेजिस्लेचर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। हमने ये पढ़ा था, पार्टी क्रिएट देयर ओन लाइबिलिटी। और सर कमर्शियल ट्रांजैक्शन इज बेसिक रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब किया था सर। हाँ तो बेटा मैं दोबारा से एक बार ना रिपीट कर रहा हूँ, होता क्या है देखो, एक चीज समझो आप। क्योंकि हम सभी जितने भी क्लास ज्वाइन की हुई है, हम सभी ना लॉ स्टूडेंट है। तो हम आने वाली पूरी जिंदगी तक, अगर हम बीइंग ए लॉ स्टूडेंट और बीइंग ए लॉयर और बीइंग ए जज कुछ भी हम बन जाएंगे तो हम लॉ पढ़ेंगे। लेकिन मुद्दा ये आता है कि हम लॉ पढ़ रहे हैं तो कौन से लॉ पढ़ रहे हैं। तो ये कंफर्म है कि आज के टाइम में जो भी लॉ बन रहा है, जैसे तुम अगर फैमिली लॉ की बात कर रहे हो, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी की बात करें, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो ये तो कंफर्म है कि कोई भी लॉ अगर बना रहा है तो उसको लेजिस्लेचर बना रहा है। तो लेजिस्लेचर जब भी कोई लॉ बनाता है तो बेसिकली राइट्स एंड लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है। जैसे मैंने तुम्हें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताया था कि एक रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भैया, जितने भी ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जितने भी लोग हैं जो जब सपोज करो कोई लड़की है जिसकी शादी हो रखी है और उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस अगर हुआ है, तो उसके पास शेयर हाउस होल्ड का राइट है। सेक्शन 19 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। शेयर हाउस होल्ड का मतलब होता है बेटा कि अगर सपोज करो कोई लड़की है, उसको अगर उसके घर वाले, उसका हस्बैंड या उसके इन लॉज घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो सेक्शन 12 में एक एप्लीकेशन लगाएगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। और वो दो चीज क्लेम कर सकती है, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और ये बोल सकती है कि मेरे को तो इस घर में रहना है। तो बेसिकली अगर उसके पास ये राइट आया है, तो ये तो मान के चलो कि ये राइट कोई भगवान ने तो क्रिएट किया नहीं है। तो ये राइट क्रिएट किसने किया? पार्लियामेंट ने क्रिएट किया। तो पार्लियामेंट जब भी कोई लॉ बनाएगा तो राइट्स एंड लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं आप सबको, तो क्योंकि आप सब ने हिंदू सक्सेशन एक्ट आप सब ने जरूर पढ़ी होगी, जैसे कोई फर्स्ट सेमेस्टर में, कोई फिफ्थ में, तो ज्यादातर हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक रिवॉल्यूशन हुआ था 2004 में। 2004 में रिवॉल्यूशन ये हुआ था कि अभी जो पहले लड़के के पास सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट थे, अभी लड़कियों के पास भी वो इक्वल राइट आ गए थे सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। तो अगर चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें, चाहे हम बात करें इसकी हिंदू सक्सेशन एक्ट की, दोनों में अगर राइट्स एंड लाइबिलिटी क्रिएट किए हैं तो वो खुद पार्लियामेंट की एक एक्ट के द्वारा हुए हैं, पार्लियामेंट की एक एक्ट ने क्रिएट किए हैं। तो बेसिकली अगर राइट्स एंड लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है तो पार्लियामेंट एक एक्ट बनाता है, उसमें राइट्स एंड लाइबिलिटी बेसिकली क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है तो ब्रिटेन में भी, ब्रिटेन का sorry, वहां भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ एप्लीकेबल है। तो प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज, और एनफोर्सेबल बाय लॉ शैल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हर जगह आप जाओगे यही चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो हमने जो स्टार्टिंग करी थी, तो एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी तुम कोर्ट में जा रहे हो, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, या फिर कोर्ट में जा रहे हो, या फिर प्रैक्टिस के लिए जाओगे, या उसके बाद जज बनोगे, तो जब भी तुम कोई भी लीगल राइट किसी का एनफोर्स कराओगे, तो वो लीगल राइट वही एनफोर्स करा सकते हो जो पार्लियामेंट ने बनाया है। पार्लियामेंट अगर बोलता है कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वुमेन को राइट मिल रहा है शेयर हाउस होल्ड का, तो ही उसको एनफोर्स करा सकते हो। वैसे ही अगर मैं बोल दूं, जैसे अगर सपोज करो बीइंग ए हिंदू, मेरे से पुजारी जी बोल देते हैं कि आपको तो दोनों टाइम मंदिर में आके पूजा करनी पड़ेगी, और अगर मैं नहीं जा रहा हूँ पूजा करने, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो पुजारी जी मेरे पे कोई थोड़ी कर देंगे, क्योंकि दैट इज रिलीजियस राइट। तो अगर हम कोर्ट में कोई भी राइट एनफोर्स कराएंगे तो वो लीगल राइट होगा।
कभी भी हम रिलीजियस राइट या पॉलिटिकल राइट कोर्ट पे एनफोर्स नहीं कराते, लेकिन मुद्दा ये आता है कि ये लीगल राइट अगर क्रिएट किया है तो किसने क्रिएट किया है? तो ये लीगल राइट हम सबको पता है पार्लियामेंट क्रिएट करती है, लेकिन उसका सिर्फ एकमात्र एक्सेप्शन है। अगर हम लीगल राइट की बात करें, जितने भी राइट हमारे पास हैं जो हम कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हैं, वो सारे के सारे राइट है लीगल राइट। लेकिन इसका एकमात्र एक्सेप्शन जो है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसका एक्सेप्शन कैसे हुआ बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एक्सेप्शन हुआ कि जब पार्टीज को अपनी राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो पार्टी अपनी राइट्स एंड लायबिलिटी खुद क्रिएट कर सकती है। कैसे? जैसे सपोज करो आप सबको अगर इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे पढ़ना है, आप सब बोल रहे हो कि सर अमित सर हम आपको आप हमको पढ़ा दो, हम आपको कंसिडरेशन देंगे। तो इस कंडीशन में जैसे ही आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ये मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी कि मैं आपको, मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊं, और आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी आप मेरे को कंसिडरेशन दो। तो यहाँ राइट्स एंड लाइबिलिटी पार्लियामेंट ने तो बोला नहीं आप सबको कि अमित सर से जाके आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो, नहीं पार्लियामेंट ने आपको बोला कि अमित सर को जाके इतनी कंसिडरेशन दो। तो जो यहाँ राइट्स एंड लाइबिलिटी क्रिएट किया है वो पार्टीज ने खुद क्रिएट किया। अब मुद्दा ये आता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी राइट्स एंड लाइबिलिटी खुद क्रिएट कर देती है, सपोज करो आप मेरे को बोलते हो कि सर हम हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दो, हम आपको कंसिडरेशन देंगे, आप मेरे को कंसिडरेशन दे देते हो और मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाता, तो आप मेरे को कोर्ट में ले जा सकते हो। क्योंकि अगर आप लिख के रहना बेटा, जो सेक्शन में बताऊं, अगर आप सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो सेक्शन 37 में लिखा हुआ है आइदर पार्टी हैज टू परफॉर्म और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल परफॉर्म। अगर मैं एक बार आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया या आप एक बार मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो तो लीगल राइट्स क्रिएट हो जाते हैं, और जैसे लीगल राइट्स क्रिएट हो जाते हैं, अगर मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर मैं अपनी लाइबिलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप मेरे को कोर्ट में ले जा सकते हो, और अगर आप अपनी लाइबिलिटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो मैं आपको कोर्ट में ले जा सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? इतना समझ में आया? तो अगर हम बात कर रहे हैं लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटी की, तो राइट्स एंड लाइबिलिटी क्रिएट कौन करता है? तो उसे करता है पार्लियामेंट क्रिएट करता है। ठीक है बेटा, समझ आया यहां तक? यस सर। सॉरी, लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटी यस सर, कॉन्ट्रैक्ट में, लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी खुद क्रिएट करती है। पार्टी समझ रहे हो? करती हैं। यस सर। अब कल एक क्वेश्चन था, मैंने आप सबको पूछा था कि अगर हम एक लाइन में बताएंगे, एक लाइन में अगर हम बताते हैं, एक लाइन में, बेटा आप माइक अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज सब। अगर हम एक लाइन में बताते हैं, जो कंफर्टेबल है वो कर ले, जो कंफर्टेबल नहीं है वो ना करे। अगर हम एक लाइन में बताएं तो अगर हम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन 2H बोलता है, अगर आपसे कोई भी पूछता है बीइंग ए लॉ स्टूडेंट कि चलो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को बताओगे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो बेसिकली अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है। लेकिन अगर एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट क्या होता है? जब ए और बी एक साथ कुछ करने के लिए या कुछ करने से प्रवृत्त रहने के लिए, व्हेन ए एंड बी आर एग्रीड टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दैट इज एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट बेसिकली मीटिंग ऑफ माइंड होता है, व्हेन टू पीपल्स आर एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दैट इज एग्रीमेंट। जैसे आप सब अगर मेरे को बोलते हो सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, मैंने सुना कि आप मेरे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहते हो, तो आपके दिमाग में एक चीज चल रही है कि आपको अमित सर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि मेरे को इन सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना है। तो हम जो दोनों लोग हैं हम सब एक की बात पे एक साथ एग्री कर जाते हैं। तो जैसे ही हम एक बात पे एग्री कर जाते हैं, एक बात पे, उसे हम बोल देते हैं एग्रीमेंट। लेकिन मुद्दा ये आता है कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट, पहले एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सेप्टेड प्रपोजल, या इसे बोल देते हैं प्रॉमिस। लेकिन प्रॉमिस से पहले भी ये होता है एक्सेप्टेड प्रपोजल। तो एक्सेप्टेड प्रपोजल की बात करें तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का बिगिनिंग स्टार्ट होगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट शुरू से स्टार्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 2 सब क्लोज। किस सब क्लोज से स्टार्ट हो रहा है बताओ बेटा? सी। है सी में क्या होता है पहले ये बता। सर सी। कॉन्ट्रैक्ट सर 2A से स्टार्ट हो रहा है, बेटा प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट से। 2A से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट सी बोल, सॉरी, वो सी बोलता है कि प्रोमिसर, और प्रोमिसर की जो डेफिनेशन है वो सी में है। ठीक है? अच्छा, ओके सर। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट 2A में प्रपोजल स्टार्ट हो रहा है। तो अगर बात करें यस सर। फर्स्ट स्टेप की, अच्छा एक बात और याद रखना, अगर तुम ये फर्स्ट स्टेप कवर कर जाते हो तुम्हारे को 90% कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ सेक्शन 2A समझते ही तुम्हारा 90% कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें 5 चीजें आने वाली है और मैं वो 5 चीजें आज तुमको पढ़ाऊंगा। तो पहले एक बार सेक्शन 2A देख लेते हैं। सेक्शन 2A जो मैं बात करता है, मैं दिखाता हूं बेटा। यस सर। इन द फॉलोइंग words the expression are used in the following sense unless a contrary intention appear from the contract.
व्हेन ए पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस, तो पहली हेडिंग होगी व्हेन वन पर्सन, दूसरी हेडिंग है सिग्निफाई, तीसरी है हिज विलिंगनेस, फोर्थ इसमें हेडिंग बनती है टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, फिफ्थ हेडिंग है इसमें विद ए व्यू टू टेक कंसेंट या एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, और लास्ट है अदर पर्सन। तो अगर हम बात करते हैं प्रपोजल की, तो प्रपोजल में ही इस सेक्शन 2A में 5 लाइन बनती हैं, पूरी की पूरी 5 या 6 हेडिंग बनती हैं बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले अगर हमें देखो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट की अगर एबीसीडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की एबीसीडी स्टार्ट हो रही है सेक्शन 2A से, और सेक्शन 2A प्रपोजल की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आज की क्लास है उसमें अगर हम पढ़ना है, हमारे को पढ़ना है, तो वो पढ़ना है बेसिकली सेक्शन 2A। ठीक है, तो सेक्शन 2 एक बार देख लेते हैं। ये मैंने पीपीटी चलाई है, आप सब पढ़ोगे, जितने बच्चों ने भी क्लास ज्वाइन की है आप सब इस पीपीटी को अगर देखोगे उसके बाद ही समझ में आएगा। मैं बताता हूं, बोल देता हूं बेटा। इससे पहले अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूं, 1 सेकंड का, आप मेरे को बताओ जिसको कुछ समझ में आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, किसी को अगर पूछना हो तो कुछ है, कोई किसी को पूछना है कुछ? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ आ रहा है Yes, यस sir. सर। बेटा? दो कोई नहीं बोलना, सबको बोलना है जिसने भी ज्वाइन किया हुआ है, यस सबको सर, समझ आ रहा यस है? सर। आ रहा है यस बेटा? सर। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, ओके। अभी हम देखो पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ोगे तो 2 पार्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। पहला पार्ट अगर हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक है। दूसरा पार्ट जब आप उठाओगे तो सेक्शन 124 अबव है। उसके बाद 2 पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहला पार्ट हम जब पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं सेक्शन 2H, जो सेक्शन 2H बोलता है एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को अगर देखें, कॉन्ट्रैक्ट तो एक एग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट होने से पहले भी अगर सेक्शन 2E देखते हो तो सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट इज ए प्रॉमिस। तो प्रॉमिस की अगर बात करें, प्रॉमिस क्या होता है? जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं तो प्रॉमिस क्रिएट होता है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि फिर प्रपोजल क्या होता है। तो अगर आप ये प्रपोजल की डेफिनेशन आज की इस क्लास में समझ जाते हो तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान से सुनना बेटा। और क्योंकि इसके बाद मैं टेस्ट तो लेने वाला हूं, सबका टेस्ट मैं लूंगा, ऑनलाइन लूं ऑफलाइन लूं कैसे भी लूं, लेकिन अगर ध्यान से सुनना है, जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन किया सबको ध्यान से सुनना है। सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। ठीक है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। व्हेन वन पर्सन, तो वन पर्सन की अगर हम बात करें इसे बोलते हैं प्रोमिसर। अगर सपोज करो आई एम द प्रोमिसर और मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाहता हूं, तो वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस। सिग्निफाई का मतलब होता है कि मैं अपनी जो विलिंगनेस है ना वो सिग्निफाई कर रहा हूं। मैं बोलता हूं आपसे कि आई हैव टू टीच यू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेदर यू आर रेडी टू लर्न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉम मी। तो उस कंडीशन में वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर। सिग्निफाई का मतलब है, अब जैसे सिग्निफाई का मतलब क्या होता है, सिग्निफाई का बहुत बड़ा मीनिंग है, लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे। सिग्निफाई का मतलब है कि सपोज करो मैं मुंबई में बैठा हूं, आप सब दिल्ली में बैठे हो, और मैं बोलता हूं कि मेरे को आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना है। मैंने एक लेटर लिखा, लेटर मैंने आपको पोस्ट कर दिया, लेटर आपको मिलता है, तो मेरी जो विलिंगनेस है वो सिग्निफाई हो जाती है, मतलब आप तक पहुंच जाती है। दूसरे केस में अगर सपोज करो मैं एक लेटर टाइप करता हूं, उसमें लिखता हूं कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन उस लेटर को मैं पोस्ट नहीं करता हूं, अपनी जेब में रख के और भूल जाता हूं, तो क्या मैंने अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करी है? इस कंडीशन में क्या मेरी विलिंगनेस आप तक कम्युनिकेट हुई है? क्या मेरा मैसेज आप नो तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा ना। तो इस कंडीशन में व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो वन पर्सन का मतलब क्या हुआ इसमें? प्रोमिसर हुआ या प्रोमिस हुआ? प्रॉमिसर सर। प्रोमिसर। सिग्निफाई का मतलब क्या हुआ आकाश? सिग्निफाई का मतलब क्या हुआ? रोहित, सिग्निफाई। सर प्रोमिसर। नहीं, वन पर्सन का मतलब प्रोमिसर है। सिग्निफाई का मतलब क्या हुआ इसमें बेटा? सिग्निफाई का मतलब है कम्युनिकेशन। अगर सपोज करो
मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आप अपने घर बैठे हो, मैं अपने घर बैठा हूं, मैंने एक मेल टाइप किया, मैंने एक प्रपोजल तैयार किया, और मैंने मेल टाइप करने के बाद वो प्रपोजल आपको सेंड ही नहीं किया, मैंने ड्राफ्ट में सेव कर लिया, तो क्या मेरा मैसेज आप तक पहुंचा है? आप बताओ मेरे को, पहुंचा है नहीं पहुंचा? नहीं सर। No, sir. नहीं, नहीं पहुंचा। लेकिन अगर वहीं पे मैं एक मेल टाइप करता हूं और मैं उस मेल में एंट्री कर देता हूं और मेल आप तक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? मेरी जो विलिंगनेस है आप सिग्निफाई हुई। यस सर। यस सर। तो नीचे देखो सिग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ है? द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग, द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? द यस सर। एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग, द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग वंस इंटेंशन टू अनदर पार्टी, मतलब कि वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस। मेरे दिमाग में है कि मैं आप सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बात अपने दिमाग में ही रखूं तो वो आप तक थोड़ी पहुंच जाएगी। मेरे को कैसे भी, चाहे आइदर इट इज बाय वर्ड और इन रिटर्न फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अपना प्रपोजल आप तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। तो जब मैं आप तक अपना प्रपोजल पहुंचा रहा हूं, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेशन। फिर मैं बोलता हूं द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग वंस इंटेंशन टू अनदर पार्टी इज सिग्निफिकेशन। तो दो चीजें क्लियर हुई हैं। वन पर्सन का मतलब है प्रोमिसर, और सिग्निफाई का मतलब है एक्सप्रेसिंग द Act इंटेंशन of टू मेक express. कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सिग्निफिकेशन। अब मुद्दा ये आता है कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिग्निफाई या कम्युनिकेशन के प्रोविजन कहां दिए हुए हैं? आप अगर सेक्शन 3 पढ़ोगे, आप अगर सेक्शन 3 पढ़ते हो, सेक्शन 3 एक बार मैं ओपन कर रहा हूं, ठीक है, एक मिनट रुको बेटा, बस सेक्शन 3 में ओपन कर देता हूं। सिग्निफाई कैसे हो सकता है? सिर्फ इस सिग्निफाई वर्ड को पकड़ के अगर चलोगे, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, जुडिशरी में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, और आपके इस जो एग्जाम होगा इसमें भी बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको एक बार में सिग्निफाई बता देता हूं। देखो, सिग्निफाई जब हम करेंगे कोई भी इंटेंशन किसी के साथ, तो कैसे करते हैं? सेक्शन 3 देखो, कम्युनिकेशन अगर मैं करूंगा तो कैसे करूंगा? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, the acceptance of proposal and the revocation of proposal and acceptance respectively are deemed to be made by an act or omission of the parties promoting, proposing, accepting or revoking, by which he intend to communicate such proposal, acceptance और रिवोकेशन, और विच ही हैज इफेक्ट द कम्युनिकेशन। अगर सेक्शन 3 का मैं क्रक्स आपको बताऊं, तो सिग्निफाई का मतलब था कि हम अपनी जो इंटेंशन है उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो देखो थर्ड लाइन देखो, बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, मतलब कि मैं एक एक्ट कर रहा हूं, मैं आपको जब लेटर सेंड कर रहा हूं तो ये मेरी एक्ट है, मैं उस लेटर में आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आई हैव टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद यू, आई एम विलिंग टू एंटर इन ए कॉन्ट्रैक्ट विद यू, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो ये मेरी एक एक्ट है। दूसरी कंडीशन है कि अगर मैंने आपको एक लेटर सेंड कर दिया, अगर मैं आपको बोल देता हूं कि भैया मैंने आपसे पैसे लिए हुए हैं, मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दूंगा, प्लीज आप मेरे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लो, और अगर आप कर्सों तक मेरे को मना नहीं करते हो तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में आपने इंप्लाइडली मेरे को अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई कर दी, क्योंकि आपने मना तो मेरे को किया नहीं। तो एक्ट और ओमिशन से हम अपनी जो विलिंगनेस है उसको सिग्निफाई करते हैं। तो अगर एक वर्ड में आपको बताऊं बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है आज के बाद, अगर आपसे आप कोई आज के बाद पूछता है कि अपनी जो विलिंगनेस है उसको आप सिग्निफाई करते हो, तो सेक्शन 2A में उसका मतलब क्या हुआ? तो विलिंगनेस सिग्निफाई का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग माय इंटेंशन टू मेक ए मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्ट्रैक्ट। अनदर पर्सन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सप्रेसिंग माय इंटेंशन टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पर्सन। तो एक सेक्शन 2A के एक वर्ड का देखो कितना बड़ा मीनिंग होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं इसको आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर हम सेक्शन 2A में दो वर्ड पढ़े हमने, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, वन पर्सन प्रोमिसर, सिग्निफाई का मतलब है एक्सप्रेस करना अपनी इंटेंशन को। अब एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एक्ट से करते हैं या ओमिशन से करते हैं? ये कौन से सेक्शन में था बेटा, सब बताओ मेरे को, कौन सा सेक्शन था? Sir, 3. आकाश सेक्शन कौन सा था? 3। और रोहित बेटा कौन सा सेक्शन था ये? 2A सर, 2A।
बेटा 2A रेड विद सेक्शन 3 सिग्निफाई अगर हम पढ़ेंगे तो एक्ट और ओमिशन से हम सिग्निफाई करते हैं अपनी इंटेंशन, तो सेक्शन 3 में दिया हुआ है। सेक्शन 9 पढ़ो एक बार। इन सो फार एज द प्रपोजल or acceptance of any promise is made in word, the promise is said to be express. In so far such proposal or acceptance is made otherwise than in word, the promise is said to be implied. अगर सपोज करो दो तरह के प्रॉमिस हो सकते हैं, मैं अपनी इंटेंशन सिग्निफाई करता हूं रिटर्न फॉर्म में, तो मैंने कैसे कर दिया, एक्सप्रेसली। और अगर मैं कंडक्ट से अपनी इंटेंशन सिग्निफाई कर रहा हूं तो कैसे होएगा, इंप्लाइडली। समझ रहे हो मेरी बात, कि हम जब किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं या बोल के कर रहे हैं, तो उसे हम एक्सप्रेसली बता रहे हैं कि भैया मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। लेकिन सेक्शन 9 ये बोलता है इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड, देन द प्रोमिस इज सेड टू बी इंप्लाइड। तो इस कंडीशन में इंप्लाइड सिग्निफिकेशन कैसे हो सकती है, कोई समझा सकता है मेरे को? क्योंकि देखो रिटर्न में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक्सप्रेसली हो गया, इंप्लाइडली कैसे होगा, कौन बताएगा मेरे को? सर जो बेटा आपने इंप्लाइडली, पहले भी सर हाँ हाँ थ्रू हाँ, लेटर जैसे, सर नहीं जैसे वो तो लेटर एक्सप्रेस में हो गया, पढ़ते हैं। वो तो एक्सप्रेस हो गया बेटा। अगर मैं आपको सर बोल रहा हूं या जो आना हो एक होता है बाय कंडक्ट, समझो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बहुत पहले कि जब आप किसी भी बस में जाके बैठते हो तो उस बस वाले ने कभी भी आपको ये नहीं बोला था कि आप मेरी बस में आके बैठो मैं आपको ले जाऊंगा। जैसे आपके बस स्टॉप पे आके कोई बस खड़ी हुई, आप उस बस में एंटर किया आपने, आप जाके सीट पे बैठ जाते हो, कंडक्टर आपके पास आता है, वो आपको टिकट देता है। तो वो जो आपका कंडक्ट है ना बस में जाके बैठना, वो कंडक्ट आपका प्रपोजल है, तो जो वो इम्प्लाइडली हो जाता है। जैसे आप सपोज करो आपके कॉलेज के बाहर कोई ऑटो रिक्शा खड़ा होता है, आपको पता है रोज वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रहा है, रोज रोज वो आपको मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर रहा है। आप जाओगे उस ऑटो रिक्शा में बैठोगे ना, तो ऑटो रिक्शा वाला आपसे कुछ बोलता है ना आप उस ऑटो रिक्शा वाले से कुछ बोलते हो। आप उस ऑटो रिक्शा में बैठते हो, वो आपको मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर देता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी तरफ से कोई प्रपोजल नहीं था। आपकी तरफ से उस ऑटो रिक्शे में बैठना जो है ना, आपका जो कंडक्ट है वही आपका प्रपोजल है। तो आपने जो अपनी इंटेंशन सिग्निफाई करी थी वो बाय वे ऑफ कंडक्ट कर दी थी, ठीक है बेटा, बाय वे ऑफ कंडक्ट की थी। तो अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेशन की, तो अगर हम अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, आइदर बाय एक्ट और बाय, By conduct. आइदर बाय एक्ट, By conduct. either by बाय act or by कंडक्ट। omission, either by act or by omission, according to section 3, either by act or by omission। अब एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन कहां दी हुई है, वो दी हुई है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 बोलता है कि अगर आप रिटर्न फॉर्म में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या वर्बली कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑरल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आप इंप्लाइडली कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दैट इज बाय कंडक्ट। तो बेसिकली एक्ट और एब्सटेन, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर सिग्निफाई की बात करें, सिग्निफाई का मतलब क्या होता है, एक लाइन में मेरे को बताओ आप सब। Sir, willingness to सर द एक्ट willing ऑफ एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन। बहुत बढ़िया, द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन। to नेक्स्ट चीज make पढ़ a लेते हैं अपने contract. To make a टू contract. मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं हम विलिंगनेस पे, अब आते हैं विलिंगनेस पे, ठीक है बेटा। तो अब दो चीज हुई हैं अभी, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर, ये अनदर कौन होएगा, वन पर्सन तो हो गया सर प्रोमिसर, प्रोमिसी। प्रोमिसी, प्रोमिसी। क्योंकि क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है बेटा, प्रोमिसर यस एंड सर। Promising. प्रोमिसी। प्रोमिसी, दो पार्टी, प्रोमिसी दो पार्टी होती है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब क्या होता है, यस सर। अब यहां होता है एक चीज, अब दूसरी चीज आएगी, वन वन पर्सन तो प्रोमिसर हो गया, सिग्निफाई का मतलब है नीचे लिखा हुआ है द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग। अगर सिग्निफाई वर्ड, सिर्फ एक सिग्निफाई पे तुमसे कोई पूछ लेता है कि डिफाइन द सिग्निफाई वर्ड, तो आप क्या लिखोगे, सिग्निफाई का मतलब होता है टू कम्युनिकेट और टू एक्सप्रेस द इंटेंशन टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पर्सन। और उसके अलावा आप इसमें सेक्शन 3 लिखोगे, सेक्शन 3 बोलता है कि आप आइदर बाय एक्ट और बाय ओमिशन कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक्ट और ओमिशन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 9 में दी हुई है कि अगर वो सॉरी वर्बली और इम्प्लाइडली की जो डेफिनेशन वो सेक्शन 9 में दी हुई है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप बाय वर्ड करते हो तो दैट इज एक्सप्रेसली, और अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइडली करते हो तो दैट इज बाय कंडक्ट, सेक्शन 9 में दी हुई है। तो सिर्फ सिग्निफिकेंस की बात करें तो अगर मैं आज की क्लास में एक बात बोलूं कि सिग्निफिकेंस का मतलब है एक्सप्रेसिंग इंटेंशन टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो सारे के सारे, समझ में भी आ रहा है सबको? यस सर आ रहा है। सेक्शन 2A खत्म करना है आज हमको। दूसरी बात, यस हिज सर। विलिंगनेस टू डू और
एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब यह विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ? विलिंगनेस का मतलब है रेडीनेस टू एंगेज इन और रिफ्रेन फ्रॉम ए स्पेसिफिक एक्शन। देखो विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? एक केस मैंने आपको बताया था, हार्वे वर्सेस फैंसी, जिसे बोलते हैं बम्पर हॉल पेन केस। इस बम्पर हॉल पेन केस में क्या हुआ था, इसके फैक्ट सुन लो, समझ में आ जाएगा विलिंगनेस क्या होता है। इस बम्पर हॉल पेन में केस में क्या होता है, एक ए बी को एक लेटर सेंड करता है, और बी जो है ना, एक जो बहुत बड़ा बंगला है जिसका नाम है बम्पर हॉल पेन, तो उस बंगले का मालिक है। ए बी को लेटर सेंड करता है और उससे पूछता है कि क्या आप अपना बंगला मेरे को बेचोगे, और अगर आप मेरे को ये बंगला बेचोगे तो इसका आप मिनिमम प्राइस मेरे को बताओ। बी अपनी तरफ से उसका रिप्लाई करता है और वो बोलता है द मिनिमम प्राइस इज 500 यूरोज या समथिंग, जो भी उस टाइम पे मनी उसने बताई थी, 5 लाख रुपए। तो ए बोलता है कि कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेड। अब ये मैटर कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि अगर आपने एक थ्योरी देखी होगी, एंसर ने बोल दिया था कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। जैसे ही प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलते हैं, प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है, और प्रॉमिस क्रिएट होती है मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन में, इस केस में क्या हुआ था, जब ये मैटर कोर्ट में गया, सपोज करो मैं अमित आकाश से बोलता हूं कि आकाश तेरे पास जो ये बंगला है ना, ये मेरे को दे दे और इसकी वैल्यू बता दे कितनी है। तो क्या इसको बेचना चाह रहा है, और बेटा इसकी वैल्यू बता कितनी है। आकाश मेरे को रिप्लाई करता है, सर बोलता है सर द वैल्यू ऑफ माई बंगलो इज 5 करोड़ रुपीज। मैं बोलता हूँ एक्सेप्टेड। आकाश बोलता है भाई सुनो सर सुनो, मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया था कि मेरे बंगले की वैल्यू 5 करोड़ रुपए है, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि आई एम रेडी टू सेल माई हाउस टू यू या बंगलो टू यू। तो इस कंडीशन में सर विलिंगनेस का हेलो, मतलब है। हेलो सर, मेरी हाँ जी आवाज आ बताओ। रही है? हाँ जी हाँ, आ रही है आ रही है। सर मेरे को पिछले 5 मिनट से ज्यादा सर म्यूट सुनाई नहीं दे रहा था। किसको? सबको सुनाई नहीं दे रहा है, इसको नहीं दे रहा सुनाई? रोहित, आवाज आ रही है सबको? सर सुनाई दे रहा है, आ रही है सर। सर या आ तो रही है? मैंने तो मुझे बता दो। कोई नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गौरव कोई नहीं, रुको रुको रुको। सर देखो एक मिनट, सर विलिंगनेस का सर मतलब क्या सर एक होता है? मिनट, एक मिनट सर, मैं ये निकाल देता हूँ, मैंने ईयरपोर्ट्स लगा रखे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप ध्यान से कर लो। हाँ जी सर, ओके सर। अच्छा मैं बताता हूँ विलिंगनेस क्या होता है। जैसे सपोज करो मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जुडिशरी का, मैं आप सबको बोलता हूँ कि बेटा मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जुडिशरी का, मेरी फीस है जो भी फीस है, 5 रुपए फीस है, 10 रुपए फीस है, जो भी मैं रख देता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या आप मेरे इस बैच को ज्वाइन करना चाहोगे? तो इस कंडीशन में दिस इज माई विलिंगनेस। लेकिन मैं आपको दूसरे केस में बोलता हूं कि बेटा मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आप सबको तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, आप प्लीज इस मैसेज को कम्युनिकेट कर दो। तो दूसरे केस में मेरी जो मैसेज है वो इंफॉर्मेशन है या विलिंगनेस है, बताओ? सर इंफॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। है सर। इंफॉर्मेशन। देखो बम्पर होल कैंपेन केस में ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है बेटा, याद रखना। हार्वे वर्सेस फैंसी केस में क्या हुआ था कि एक बंदा होता है, वो दूसरे बंदे से पूछता है कि भैया मेरे को तेरा बंगला खरीदना है, इसका मिनिमम प्राइस बता। दूसरा बंदा बोलता है मैं द मिनिमम प्राइस इज दिस, तो वो मिनिमम प्राइस बता देता है। पहला बंदा बोलता है ऑफर एक्सेप्टेड, वो बोलता है ओ भाई सुन, मैंने तेरे को सिर्फ मिनिमम प्राइस बताया है, मैंने तेरे को अपना बंगला बेचने के लिए हानि किया है। लेकिन ये दोनों, अब ये पंगा हो जाता है, ये कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो कोर्ट डिसाइड करता है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को कम्युनिकेट कर रहा है तो उसकी विलिंगनेस, उसकी इंटेंशन देखी जाती है कि क्या उसमें एंटर करना भी चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है। समझे मेरी बात? कम्युनिकेशन। तो विलिंगनेस का मतलब होता है इंटेंशन टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है बेटा टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो तीन चीज हमने अभी तक पढ़ी है। वन पर्सन प्रोमिसर, सिग्निफाई का मतलब है कम्युनिकेशन, विलिंगनेस का मतलब है इंटेंशन, ऑब्टेनिंग एसेंट ये बाद में पढ़ेंगे, एक्ट और एब्सटेनेंस पढ़ते हैं। एक्ट और एब्सटेनेंस का मतलब क्या होता है कि सपोज करो आप मेरे को बोलते हो कि सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, तो आप मेरे को एक, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और आप मेरे को कंसिडरेशन दे रहे हो, मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं, तो दैट इज एक्ट। वहीं अगर आप दूसरा केस बोलते हो कि सर हमको इंडियन, आवाज आ रही है ना सबको, सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो और आप प्लीज किसी और को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत पढ़ाना, हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना, तो आप मेरे साथ दो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। एक तो आप मेरे साथ कर रहे हो टू डू समथिंग, और एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर रहे हो एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपको बताया था कि एक एक्टर है रणवीर सिंह, इसने जब यशराज के साथ फिल्म साइन करी तो इसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि शुरू की 3 फिल्में सिर्फ ये यशराज प्रोडक्शन के साथ ही करेगा। तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन कर दिया नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट कि ये किसी और के साथ कोई भी
इस किसी और के साथ कोई भी मूवी कर ही नहीं सकता जब तक ये थ्रू की 3 फिल्म यशराज प्रोडक्शन के साथ कर नहीं लेगा। तो अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्ट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव एक्ट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है बेटा, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब इसके बाद है जो विद ए व्यू टू टेक एसेंट, ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। इसे देख लेते हैं, द इंटेंशन टू सिक्योर एग्रीमेंट ऑफ अदर पार्टीज, सेटिस्फाइंग इंटेंशन द फर्स्ट एलिमेंट। इसे देख लेते हैं एक बार। The phrase when one person signify to another in section 2A emphasize the importance of clear communication in making a proposal. The signification can take various forms including verbal, even ये तो हमने पढ़ लिया, verbal signification होता है spoken word, letter, contract, ठीक है। willingness to abstain the core proposal, इसे पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। The phrase willingness to do or abstain from doing anything in section 2A encompasses 2 types of proposal, those involving positive action and those involving abstinence. The dual nature of proposal reflect the diverse range of contractual obligation that can be created. तो आज के बाद जब भी आप सेक्शन 2A पढ़ोगे उसमें 2 वर्ड आते हैं, वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो एक का मतलब होता है पॉजिटिव एक्ट और दूसरे का मतलब क्या होता है, दूसरे का मतलब सर नेगेटिव एक्ट। नेगेटिव नेगेटिव ठीक है बेटा, अभी अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा सबको, ठीक है बेटा। उसके अलावा पॉजिटिव एक्शन प्रपोजल आर मोर कॉमन एंड इजीली रिकॉग्नेबल, दे इन्वॉल्व party expressing their willingness to perform a specific task, provide a service or transfer good abstinence. Positive action proposal example include offering to sell goods, proposing to good. Abstinence proposal, अब ये नेगेटिव देख लेते हैं। Example include non compete agreement, confidentially clause, agreeing not to sue these proposal। अगर आप तुमने देखा होगा एक होता है गुडविल का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सपोज करो आप अगर डोमिनोज का एग्जांपल देखोगे ना, तो डोमिनोज ने एक शर्त रखी हुई है कि अगर आप डोमिनोज का दूसरा आउटलेट खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो इतने किलोमीटर के रेडियस में नहीं खोलोगे जितने में पहले से कोई एक आउटलेट पहले से खुला हुआ है या शॉप पहले से खुली हुई। रीजन उसका क्या है, जब डोमिनोज आपके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो आपसे बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर रहा है इसमें आपको एक काम करने से एब्सटिनेंस रहना, प्रवृत्त रहना। क्यों? क्योंकि इसे बोलते हैं नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने उस रेडियस में दूसरा आउटलेट खोल दिया, डोमिनोज आपके अगेंस्ट में केस कर सकता है या आपके जो फ्रेंचाइजी उसको वापस ले सकता है। तो पॉजिटिव एक्ट का मतलब होता है कुछ करना और नेगेटिव एक्ट का मतलब होता है कुछ ना करना। फिर बता रहा हूं, अगर आप मेरे को बोलते हो कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हम एक्ट हमको पढ़ा दो, तो दैट इज ए पॉजिटिव एक्ट। और अगर आप बोल देते हो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर सिर्फ हमको पढ़ाओ, किसी और को मत पढ़ाओ, दैट इज नेगेटिव एक्ट। तो सेक्शन 2A बोलता है पॉजिटिव एक्ट के लिए भी हो जाता है और नेगेटिव एक्ट के लिए भी। इंटेंट टू ऑब्टेन एसेट, द पर्पज ऑफ प्रपोजल, द फ्रेज विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट अदर इन सेक्शन 2A underscores the intentional nature of the proposal. This element distinguishes a genuine offer from casual statement or mere expression of intent. The proposer must have a clear intention to enter into a binding agreement if the other party accepts. The aspect of the definition is crucial in legal disputes. तो इसमें देख लेते हैं मेकिंग दिस सीरियसनेस ऑफ द कम्युनिकेशन द लैंग्वेज। अगर आपने एक केस पढ़ा होगा बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस, किसी ने पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस में पता क्या हुआ था बेटा? बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस में ये हुआ था कि बताओ क्या हुआ था बेल्फर वर्सेस हस्बैंड बेल्फर के केस फैक्ट बताओ सर मेरे को। हस्बैंड सर हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि उसे मतलब पैसे भेजेगा जब वो अनदर कंट्री में जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, तो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को पैसे भेजने से मना कर देता है। तो ये कोर्ट में गया था जिसमें कि कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि ये फैमिली इशू है, ना फैमिली कि मैटर, लीगल। फैमिली इशू है। क्योंकि देखो यस कोर्ट सर। कभी भी अगर एनफोर्स कराएगा, कोर्ट कभी भी अगर एनफोर्स कराएगा तो कोर्ट आपके रिलीजियस मैटर को एनफोर्स नहीं कराएगा, पॉलिटिकल मैटर को यस एनफोर्स नहीं सर। करेगा। कोर्ट सिर्फ आपकी सिविल लाइबिलिटी या लीगल लाइबिलिटी एनफोर्स कराएगा। बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस में क्या हुआ था, हस्बैंड अपनी वाइफ से बोल देता है प्यार में कि चल एक काम कर, मैं तेरे को ना कुछ दिन के लिए पैसे भेज दूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ यार। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो कुछ दिन बाद पैसे भेजना बंद कर देता है, इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, वाइफ केस कर देती है हस्बैंड के अगेंस्ट में, मैटर कोर्ट में जाता है, कोर्ट बोलता है भाई सुनो, आपने जो एक दूसरे के साथ ये वचन दिया था ना, ये प्रॉमिस किया था कि
कि मैं तेरे को, जब हस्बैंड बोलता है वाइफ को कि मैं तेरे को 50 रुपए या 500 रुपए या कुछ भी बोल दूंगा, दे दूंगा, तो वो उस टाइम पे आपकी इंटेंशन जो थी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं थी ना, आपने सिर्फ लव एंड अफेक्शन में वो कॉन्ट्रैक्ट किया था। समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में इंटेंट देखी जाती है। अगर मैं आप सबको बोल दूं ऐसे ही, चलो हाँ जाओ, मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दूंगा, तो इस कंडीशन में मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन नहीं है। लेकिन मैं जब आपको बोलता हूँ कि यार मैं तुम सबको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दूंगा, प्लीज पढ़ लो मेरे से और मेरे को कंसिडरेशन दे दो, और मैं तुमको जज जुडिशरी की भी तैयारी करा दूंगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरी पूरी की पूरी इंटेंशन है। तो बेसिकली इंटेंशन क्या होता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो इन्फॉर्म करने के लिए नहीं कर रहे, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन से मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको, मेरे को, मेरे प्यारे बच्चे हो आप, मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैं आपसे लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाह रहा हूं। लीगल रिलेशन का मतलब है कि जब लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाएंगे तो ना तो आप अपने कदम से पीछे हट सकते हो, ना मैं अपनी लाइबिलिटी से पीछे हट सकता हूं। और अगर आप कंसिडरेशन पे नहीं करोगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ाऊंगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इंटेंशन का मतलब होता है बेसिकली, इंटेंशन का मतलब होता है हमारा माइंड, मेकिंग ऑफ माइंड। अगर हम सिर्फ किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं या जनरली ऐसी कोई भी बात कर रहे हैं तो वो कोई एग्रीमेंट प्रपोजल थोड़ी हो जाएगा। प्रपोजल का मतलब है विद ए इंटेंशन, विद एन इंटेंशन। मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, उस कंडीशन में ही ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस में। यस सर। अब यस सर। नेक्स्ट है द अदर पार्टीज रोल, रिसिपेंट ऑफ द प्रपोजल। एक काम करता हूँ, ये मीटिंग खत्म होने वाली है जल्दी, मैं दूसरी मीटिंग ज्वाइन करूंगा, अभी रुकना जब तक मैं कहूँ ना। मैं दूसरी मीटिंग का लिंक भेज, सभी को भेज रहा हूँ बेटा। ओके सर। ठीक है, मैं 1 मिनट दूसरी मीटिंग का लिंक भेजता हूँ। मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ फिर से वही, तो एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, कल से फिर हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ओके सर। इंटेंशन समझ में आ गया, विलिंगनेस समझ में आया। यस सर, मैं कह रहा था ये यस आप सर, आ हमें गया। शेयर करो, हमारे साथ ये शेयर करोगे पीपीटी सर? मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा बेटा, ओके सर। आप सबको भेज दूंगा मैं सबको। ठीक है, द अदर पार्टीज रोल, द फ्रेज द अदर पार्टीज रोल, द phrase of that other to such act or abstinence in section 2A highlights the role of recipients in the proposal. This element emphasizes that a proposal is not made in isolation, but it is directed toward specific parties or parties. The recipient's understanding and potential acceptance are crucial to the formation. मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक दिव्य शक्ति आ जाती है, दिव्य शक्ति, और मैं ब्रह्मांड में चला जाता हूं ऊपर आसमान में,
और मैं आसमान में खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो वहां कोई मेरी बात सुन रहा है क्या? नो सर। नो सर। कोई नहीं सुन रहा ना। लेकिन जब मैं एक यस सर। मैसेज बनाता हूँ, मैसेज टाइप करता हूँ और आप सबको भेजता हूँ कि आई हैव टू टीच यू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विल यू लर्न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉम मी, तो मैं आपको स्पेसिफिक पर्सन को एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो अदर पर्सन है उसको हम बात करते हैं recipient in the proposal process. This element emphasizes that the proposal is not made in isolation but is directed toward a specific parties. तो जो promiser है वो तो specific है, जो promisee है वो भी specific होना चाहिए. In Indian contract law, the recipient of the proposal, often referred to as the offeree, has several options. Upon receiving a proposal, they may accept the offer as is reject it. Proposal received, कंसिडरेशन पीरियड, रिस्पॉन्स ऑप्शन, आउटकम। तो बेसिकली जो अदर पार्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, बस इतना बता दो मेरे को। सर प्रोमिसी। किस सेक्शन में दिया हुआ है भाई? आकाश, आकाश बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। प्रोमिसी और प्रोमिसर किस सेक्शन में दिया हुआ है? रोहित? सर थर्ड। नहीं। रुखसाना, प्रोमिसर और प्रोमिसी किस सेक्शन में दिया हुआ है? सर टू जल्दी। बी। नहीं, अब रुखसाना बोलेगी, कोई नहीं बोलेगा टू पहले। नहीं, रुखसाना बोलेगी। सर क्या पूछा आपने? बेटा मैंने पूछा है जो प्रपोजल और प्रोमिसर और प्रोमिसी है, द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रॉमिस प्रपोजल इज प्रोमिसर, द पर्सन टू हुम द प्रॉमिस प्रपोजल इज मेड इज प्रोमिसी। किस सेक्शन में दिया हुआ है बताओ जल्दी। अम, बेटा अगर भगवान भी आ जाएगा ना, ऊपर वाला भी आएगा, वो प्रोमिसी, आपको पढ़ाएगा, प्रोमिसी, तब भी आप नहीं पढ़ सकते अगर आप पढ़ के नहीं है। मैंने आपको सब कल बोला था सेक्शन 2A सर पढ़ के मैं आना, टेक्स्ट सेक्शन 2 पढ़ के जी आना, सेक्शन 2 सब क्लोज सी में दिया हुआ है अगर आप देखोगे तो। जी सर। ठीक है बेटा, आप कल पढ़ के आओगे, मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, कल जरूर पढ़ के आओगे। अब इसे देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रपोजल, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। सेक्शन 2A प्रोवाइड जनरल डेफिनेशन ऑफ ए प्रपोजल। It is important to understand that proposal can be categorized as conditional or unconditional. The distinction has significant implication for formation and execution of contract in Indian law. Conditional proposal include a specific term or condition that must met for the offer to be valid or for the contract come into force. These conditions can relate to time, performance, extent factor. Unconditional proposal on the other hand are straightforward offer. तो ऑफर की अगर हम बात करें, दो तरह के ऑफर है, जनरली बता रहा हूं मैं आपको, बात करता हूं मैं इसके बिना भी बता दूंगा आपको। चलो सुनो, कंडीशनल ऑफर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज करो आप मेरे को एक कंडीशन लगाते हो, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप मेरे से कंडीशन लगा देते हो कि सर आप हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाओ और आप हमको 1 महीने के अंदर अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाओ, तो दैट इज ए कंडीशन। अब ये दिया कहां हुआ है? देखो मैं जो भी बात बोलूंगा या लॉ में आप जो भी बात पढ़ रहे हो, अगर हमने सेक्शन 2A में 5 या 6 चीजें पढ़ी हैं तो सेक्शन 2A में पढ़ी हुई है, सेक्शन 3 में लिखी हुई थी, सेक्शन 9 में। अगर मैं कंडीशनल ऑफर की बात कर रहा हूं तो ये भी तो कहीं लिखा होगा। तो दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं जिसे बोलते हैं कंटीजेंट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़े सेक्शन 31 32 में, ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग समथिंग। जैसे एक इसमें अगर सेक्शन 31 32 33 34 पढ़ोगे, मैं बाद में पढ़ाऊंगा भी आपको, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ऑन द हैपनिंग, जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, अंग्रेज इंडिया में रहते थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया एक इंडिया के व्यापारी से कि हमारी एक शिप अराइव हो जाएगी इंडिया में और वो 1 महीने के अंदर अराइव हो जाएगी। अगर वो शिप 31 दिसंबर 1902 तक इंडिया में आ जाती है तो आप हमको 5,000 रुपए दे देना, हम आपको गेहूं दे देंगे। वो होता क्या है कि वो शिप अराइव नहीं होती इंडिया में, तो बेसिकली क्या होता है, वो उसे 5,000 रुपए नहीं देता, क्योंकि उनकी कंडीशन क्या थी कि वो 2 दिसंबर 1902 तक इंडिया में आ जानी चाहिए, तो नहीं हो पाई। ऐसी एक कंडीशन होती है कि आप सब मेरे को बोलते हो कि सर हमको ना 1 महीने के अंदर अंदर जुडिशरी की प्रिपरेशन करा दो। सेक्शन 55 में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द लिमिटेशन ऑफ टाइम। सेक्शन 55 अगर पढ़ोगे तो, जितने भी मैं सेक्शन बोल रहा हूं, अगर आपने घर पे बैठ के नहीं पढ़े, अगर आप नहीं पढ़ोगे आज जाके, कुछ भी समझ नहीं आएगा बेटा, कोई भी पढ़ा ले। मैं ये क्लियर बता रहा हूं, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं उतना अगर भर पढ़ लिया, किसी को भी डिफीट कर दोगे। क्योंकि तुमने देखा होगा मैंने पूरी की पूरी क्लास सिर्फ सेक्शन 2A की 4 चीजों पे निकाल दी है, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है,
अनकंडीशनल प्रपोजल की बात करें कि ऐसा प्रपोजल, सपोज करो आप मेरे से बोल देते हो कि सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, आप जब तक पढ़ाना चाह रहे हो आपकी मर्जी, पढ़ा दो बस, तो वो होता है अनकंडीशनल, समझ रहे हो? तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जिसमें कोई कंडीशन लिखी हुई है, अनकंडीशनल कोई कंडीशन लिखी हुई, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, हालांकि रिवोकेशन अभी आया नहीं है। सेक्शन 6 जब देखोगे आप, सेक्शन 6 कि सपोज करो अब मैंने अगर कोई एग्रीमेंट प्रपोजल कर लिया, मैंने अगर आपको प्रपोजल कर लिया, क्योंकि एक मैं आपको थ्योरी बताता हूं बेटा, एक एंसन थे जूरिस्ट, एंशन जूरिस्ट, यस सर, जिनने उन्होंने बोला था बोल कि दिया कॉमर्स इज कॉन्ट्रैक्ट इज सन ऑफ कॉमर्स। कॉन्ट्रैक्ट इज द चाइल्ड ऑफ, लेकिन इन्होंने हाँ, एक बात और बोली थी, सुनो एक और बात इन्होंने बोली थी, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने पता क्या बोला था? इन्होंने बोल दिया था कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस अगर एक साथ मिल जाते हैं तो जैसे आग और बारूद एक साथ मिल जाते हैं तो विस्फोट हो जाता है, तो जैसे ही प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एक साथ मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। मुद्दा ये आता है कि अगर मैंने प्रपोजल दिया और आपने एक्सेप्टेंस दी, तो सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग जैसे आपने एक्सेप्टेंस दी आप भी बाउंड हो जाओगे, मैं भी बाउंड हो जाऊंगा। अब इस कंडीशन में अगर आपने ब्रीच किया तो मैं आपके अगेंस्ट में कोर्ट चला जाऊंगा, और अगर मैंने ब्रीच किया तो आप मेरे अगेंस्ट में कोर्ट चले जाओगे, इसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मुद्दा ये आता है यस कि सर, जब मैंने प्रपोजल किया है तो क्या मैं इस प्रपोजल को रिवोक कर सकता हूं? तो हाँ, मैं इस यस प्रपोजल को सर, रिवोक कर सकता हूं। जैसे सपोज करो मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया, मैं बोलता हूं कि मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाह रहा हूं, तो सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट रिवोक या प्रपोजल रिवोक कर सकते हो, ठीक है? यस सर, तो सेक्शन 6 फर्स्ट पैरा की सेकंड लाइन पढ़ रहा हूं, द प्रिंसिपल इज आउटलाइन इन सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द टाइमिंग ऑफ रिवोकेशन इज क्रिटिकल। उसके अलावा देख लेते हैं कैसे कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं प्रपोजल। चार चीजें हैं, ये यही हेडिंग आती है। देखो एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप जुडिशरी की बात करोगे या आप अपने एलएलबी के एग्जाम की बात करोगे, इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रिवोक द प्रपोजल एंड द वेयर आर द प्रोविजन ऑफ रिवोकिंग प्रपोजल। तो सेक्शन 6 और 5 में रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल के जितने भी कंडीशन है वो दी हुई है। तो आप कैसे एक प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो मैं बता देता हूं। सपोज करो मैं आपको बोल देता हूं, जैसे बोलता है ना टाइम ऑफ रिवोकेशन, ए प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड। मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया, मैंने आप सबको 5 या 6 लोग जितने भी हैं इन सबको एक मैसेज सेंड किया कि मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहता हूं। आप सबने अगले 5 दिन तक वो मैसेज देखा ही नहीं। मैंने 5वें दिन जाके एक डिलीट ऑल ऑप्शन में आके मैसेज डिलीट कर दिया, तो मैंने क्या किया? अपना प्रपोजल रिवोक कर दिया। तो जब तक आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आती ना तब तक मैं कभी भी अपना प्रपोजल रिवोक कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने प्रपोजल आपको दिया और आपने एक्सेप्टेंस दे दी तो मैं फिर रिवोक नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अफेक्टेड पार्टी। अब सपोज करो मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया है और आपके पास क्या हो गया? वो लेटर पहुंच जाता है। सपोज करो मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैंने एक लेटर लिखा, उसमें मैंने लिख दिया कि आई हैव टू टीच यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास वो लेटर पहुंच जाता है। आप एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने ही वाले थे, उससे पहले मैंने दूसरा लेटर आपको सेंड कर दिया, बाय वे ऑफ मेल कर दिया या मैंने तार सेंड कर दिया कि भाई भाई रुको, जो मैं आपको लेटर सेंड किया ना प्रपोजल का, मैं उसको रिवोक करता हूं। तो कैसे कर सकते हैं? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। इसका लीगल इफेक्ट क्या होता है? प्रॉपर रिवोकेशन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं अपना प्रपोजल रिवोक कर देता हूं, अगर मैं अपना प्रपोजल ही रिवोक कर देता हूं तो आप एक्सेप्टेंस ही कैसे दोगे? सपोज करो मैंने आपको एक लेटर सेंड किया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने आपको एक लेटर सेंड किया कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूं, आप आपके पास वो लेटर पहुंच जाता है 10 नवंबर को। आपने सोचा यार मैं 11 नवंबर को जाके सर को एक लेटर सेंड कर दूंगा और 12 नवंबर तक मेरा एक्सेप्टेंस का लेटर सर के पास पहुंच जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, जिस दिन आपके पास 10 नवंबर को मेरा लेटर पहुंचा था ना, उसी दिन मैं दूसरा लेटर जल्दी से पहुंचवा देता हूं। मैं बोलता हूँ सुनो सुनो भाइयों, मैं अपना जो प्रपोजल है उसको रिवोक करता हूं। तो जैसे अगर मैंने रिवोक कर दिया तो जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता था वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही होगा। कोर्ट में कंसीडर द फेयरनेस ऑफ रिवोकेशन इन सर्टेन केस। मुद्दा क्या होता है कि प्रपोजल रिवोकेशन का सीन क्या होता है? देखो बेटा, प्रपोजल रिवोकेशन का सीन ये हो जाएगा कि अगर मैंने अपना प्रपोजल रिवोक नहीं किया और आपने एक्सेप्टेंस दे दी, अगर मैंने अपना प्रपोजल रिवोक नहीं किया और आपने एक्सेप्टेंस दे दी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि मैं बाउंड हो जाऊंगा और आप भी बाउंड हो जाओगे। कैसे बाउंड हो जाएंगे अभी मैं आपको बता देता हूं। इसीलिए रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं सेक्शन 6 में दिया हुआ है, पहले मैं वो बता देता हूं, और कैसे हम बाउंड हो जाएंगे पहले मैं वो बता फिर वो बता देता हूं, ठीक है बेटा?
अच्छा सच बताना बिल्कुल, समझ में भी आ रहा है सब लोगों को या वैसे ही प्रोसेस सुन रहे हो? यस सर, आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ बेटा, अब सेक्शन 37 देखो। सेक्शन 37, द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट must either perform or their respective promise unless such performance is dispensed with or excused under provision. Promise bind the legal representative of the promiser. A promise to deliver good to B on a certain day on payment of risk 1000. A dies before that day. A's representatives are bound to deliver. तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर लेते हो ना बेटा, अगर सपोज करो आप पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप सब मेरे साथ मतलब सपोज करो एक टीचर के साथ, मैं अपने ऊपर ही क्यों लूं, अगर आप कोई टीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप बोल देते हो कि सर हम आपको 1000 रुपये दे रहे हैं और हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, और कल को अगर उस टीचर की डेथ हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं होगा। लेकिन सपोज करो वहीं दूसरी सिचुएशन में आप एक टीचर को क्या करते हो, 1000 रुपये थमाते हो और बोलते हो सर हमको नोट्स प्रोवाइड करा दो। उसके पास बहुत सारे नोट्स रखे हुए थे, आपको नोट्स प्रोवाइड कराने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बेनिफिट है वो उस पर्सन के पास, उस टीचर के बाद किसके पास जाएगा? वो 1000 रुपये कौन पर एंजॉय करेगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो परफॉर्म करेंगे। तो तो सर एक बार अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस अगर मिल जाते हैं ना बेटा, तो सेक्शन 37 बोल देता है आइदर पार्टी हैज टू परफॉर्म और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज टू परफॉर्म। इसलिए जब मैंने बताया ना कि प्रपोजल, अगर आपको लगता है कि आपने प्रपोजल कर तो दिया लेकिन यार मैं इस प्रपोजल में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना ही नहीं चाह रहा, तो आप उस प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो। अब कैसे रिवोक कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे रिवोक होता है। ठीक है बेटा, प्रपोजल कैसे रिवोक होगा, सेक्शन 6 देख लेते हैं। ए प्रपोजल इज रिवोक्ड, ये सारे सेक्शन लिखते रहना, ध्यान से पढ़ लो, कल पूछूंगा मैं। ओके मैं सर। इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आप सबको अलाउ नहीं करूंगा अगर ये पढ़ के नहीं आओगे। ओके सर। सेक्शन यस सर, 6, यस सर। a proposal is revoked by communication of notice of revocation by the proposer to the other parties by the lapse। देखो, या तो मैं क्या करूं, मैंने एक लेटर सेंड किया आपको, आप सब मुंबई में बैठे हुए, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैंने एक लेटर सेंड किया कि भैया मैं आपको ना नोट्स देना चाह रहा हूं, मेरे पास नोट्स हैं, उनकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, और ठीक है, और वो लेटर आपके पास पहुंचता है। लेकिन जब आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे को भेजने वाले थे, उस लेटर के एक्सेप्टेंस के भेजने से पहले ही मैंने आपको दूसरा लेटर सेंड कर दिया और मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया कि यार मैं अपना ऑफर वापस ले रहा हूं। तो सेक्शन 6 की फर्स्ट लाइन बोलती है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। तो मैंने दूसरे नोटिस से अपना जो पहला ऑफर था ना वो रिवोक कर दिया। समझ कर रहे हो? तो अगर मेरे को कोई ऑफर रिवोक करना है तो कैसे कर सकते हैं? बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। दूसरा कंडीशन है by lapse of the time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is prescribed by lapse of reasonable time without communication of acceptance। अब सपोज करो मैं आपको बोलता हूं कि बेटा मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूं, आज 5 नवंबर है, अगर 15 नवंबर तक आपने कंसेंट नहीं दी तो मैं आपको, अगर आप 16 नवंबर को, 17 नवंबर को, 18 नवंबर को कंसेंट दे भी रहे हो तो मैं नहीं मानूंगा। तो मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया, अगर वो टाइम लैप्स हो गया ना तो उसके बाद अगर आप एक्सेप्टेंस भी दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं होगा। फिर मैं पढ़ रहा हूं, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। अगर वो टाइम लैप्स हो जाता है तो भी प्रपोजल अपने आप ही रिवोक हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यस पहला या सर। तो मैं नोटिस से रिवोक कर सकता हूं, या अगर वो टाइम जो मैंने फिक्स किया अगर वो टाइम निकल गया तो भी प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। थर्ड चीज है बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर कंडीशन प्रेसिडेंट होती है बेटा, दो तरह की कंडीशन होती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म करोगे, एक होती है कंडीशन प्रेसिडेंट, एक होती है कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है कि मैं आप सबको बोलता हूं कि बेटा मैं आप सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ा दूंगा लेकिन आपको उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट खरीदनी पड़ेगी, इसे बोलते हैं कंडक्ट प्रेसिडेंट। मैं आपको अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर तभी क्या बोलते पढ़ाऊंगा हैं सर? जब आप, कंडीशन प्रेसिडेंट जो हम पहले परफॉर्म करते हैं, मैंने आप एक कंडीशन लगाई कि भैया मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तब पढ़ाऊंगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बेयर एक्ट खरीद लोगे। अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन मैंने एक कंडीशन लगा दी कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट खरीदनी पड़ेगी। आप बेयर एक्ट खरीदते नहीं हो, आप कोर्ट चले जाते हो, तो मैं कोर्ट में जाके पता क्या बोल दूंगा, सर मैंने एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट किया था और मैंने कंडीशन लगाई थी कि पहले इन सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बेयर एक्ट खरीदनी पड़ेगी, और सर इन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बेयर एक्ट नहीं खरीदी तो मैं बाउंड ही नहीं है अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए। समझ रहे हो? तो आप इसे बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। एक होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट।
कंडीशन सब्सिक्वेंट का मतलब है कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दूंगा, आप मेरे को बेयरक दे दो, वो कंसिडरेशन दे दो, लेकिन उसके बाद आप ना कभी भी 1-2 महीने में बेयरक खरीद लेना। तो ये होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो कंडीशन सब्सिक्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ कंडीशन प्रेसिडेंट अगर आपने परफॉर्म नहीं करी तो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्रपोजल मैं रिवोक कर सकता हूँ। पर और सर लास्ट ये है कंडीशनल जो दूसरा वाला था, क्या नाम था सर, कंडीशनल? हाँ जी बेटा, एक तो प्रेसिडेंट है सर कंडीशन, जो पहले होती है, और हाँ दूसरी हाँ वाली जो हाँ, बाद में होती है उसको क्या नाम था सर? उसमें उसमें आप रिवोक नहीं कर सकते। देखो रिवोक क्यों नहीं कर सकते, हमने क्या किया, हमने एक टाइम रखा कि सर आप ना हमको 10 दिसंबर तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो। मैं बोल रहा हूँ यार बेटा ठीक है, मैं आपको 10 दिसंबर तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा देता हूँ, लेकिन एक काम करना, उसके बाद बेरक कर लिया। तो मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट 10 दिसंबर को परफॉर्म कर ही दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट मैं 10 दिसंबर को परफॉर्म कर चुका हूँ, आप भी अपनी तरफ से लाइबिलिटी परफॉर्म कर चुके हो, मैं भी अपनी लाइबिलिटी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो कंडीशन सब्सिक्वेंट पे कैसे आप रिवोक कर दोगे, इसको कर दोगे क्या? नहीं सर, बट सर ये है ही क्यों फिर, हाँ, मतलब वो मेंशन ही तो क्यों है ये? ये है इसका, इसकी ये मेंशन है बेटा। इसमें जब अगर आपको पढ़ना है तो ये मैं बताऊंगा आपको, ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग सेक्शन 31 32 जब आप पढ़ोगे ना, तो जब मैं आपको बताऊंगा बाद में, बस इतना समझ लो, कंडीशन सब्सिक्वेंट की कंडीशन पे आप प्रपोजल रिवोक नहीं कर सकते। सिर्फ कंडीशन अगर प्रेसिडेंट आप लगा रहे हो और वो प्रेसिडेंट कंडीशन परफॉर्म नहीं हुई तो ही आप प्रपोजल रिवोक कर सकते हो। तो ओके 3 सर। सिचुएशन मैंने बताई जिसमें आप प्रपोजल रिवोक कर सकते हो। पहली सिचुएशन कौन सी थी रुखसाना? सर कम्युनिकेशन ऑफ और नोटिस। भाई बेटा रुखसाना को जिससे मैं बोल बहुत रहे थे। पूछता हूँ, अच्छा बेटा जिससे अच्छा, मैं ओके पूछता हूँ वो सर, बोल ओके बताएगा, क्योंकि मैं देख तो लूँ। अब अच्छा ओके रोहित सर। बताएगा। पहली, आपने प्रपोजल किया रोहित, आप उस प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो। सेक्शन 6 की फर्स्ट क्लोज क्या बोल सकती है, कैसे रिवोक कर सकते हो आप? बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, आप नोटिस देकर रिवोक कर सकते हो। आप सुन भी रहे हो क्लास? आकाश, Yes, दूसरी sir. सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, By the lapse of the time बाय prescription. बाय लैप्स ऑफ द प्राइम प्रिस्क्राइब। अब बताएगा वंस, थर्ड कंडीशन वंस। सर फेलियर ऑफ कंडीशन। सर जैसे वो इसमें भी दो पार्ट है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन फेलियर ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट ओनली। हाँ, प्रेसिडेंट लास्ट है बेटा, रिवोक कर। रिवोक कैसे कर सकते हैं हम? बाय सर डेथ डेथ और और इंडेमनिटी। इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल। डेथ और इंसैनिटी का मतलब है कि अगर सपोज करो कोई टीचर आपको बोलता है, भैया मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, जो भी होगा जिसके साथ होता रहेगा, अगर कोई टीचर बोलता है आपको कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको पढ़ाना चाहता हूँ, और सर उसकी और मौत हो जाए। उस टीचर की डेथ हो जाती है, वो टीचर पागल हो जाता है, तो ये प्रपोजल ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। समझ रहे हो? यस तो एक बात सर, मेरी यस याद सर। रखना कि सर प्रपोजल कैसे रिवोक हो सकता है। हाँ हाँ बता इंसेनिटी का क्या मतलब होता है सर, इंसेनिटी का? बेटा। इंसैनिटी मतलब पागल, पागल हो जाना, उसकी पागल मतलब पागल। वो सिचुएशन, अनसाउंड। हाँ, अनसाउंड माइंड। अच्छा ओके सर, अनसाउंड माइंड। ओके ओके सर। If the fact of his death or insanity come to the knowledge of the acceptor acceptor before the acceptance। इसमें एक सिचुएशन और है कि बेटा, एक सिचुएशन इसमें क्या है कि सपोज करो, ये तो पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट था कि एक टीचर बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस टीचर की डेथ हो जाती है तो बच्चे तो उसके पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन सपोज करो एक आदमी है जिसके पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में वो बहुत सारे ना बैट बनाता है या बुक्स पब्लिश करता है। अब उसने प्रपोज किया आप सब बच्चों को कि मैं आपको एक बुक बेचता हूं और मेरी बुक का प्राइस ये है। आप सबने कंसिडरेशन, आपने क्या किया, आपने कंसिडरेशन दे दी, तो आपको पता नहीं है उसकी डेथ हो चुकी है, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, तो उस कंडीशन में उसके उस कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा बताओ चलो? सर लीगल, क्या सर उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। सर जो लीगल लीगल वो है रिप्रेजेंटेटिव। उसको। सर लीगल लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल। रिप्रेजेंटेटिव। देखो बेटा, इसमें सिचुएशन क्या है कि अगर सपोज करो एक ए है, उसने एक प्रपोजल किया, प्रपोज किया, और उस ए की डेथ हो जाती है, लेकिन उस डेथ की जो नॉलेज है ना, डेथ या वो पागल हो जाता है, उसकी नॉलेज जो प्रॉमिस है उसको है ही नहीं। उस बेचारे प्रॉमिसी को तो पता भी नहीं है कि वो मर चुका है या पागल हो चुका है, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस दे दी। अब क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो क्या होएगा, जो आदमी पागल हुआ था ना या वो मर गया था वो तो बाउंड नहीं हो सकता, लेकिन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड हो जाते हैं। किस सेक्शन से प्रूव करोगे इस बात को, बता दो मेरे को चलो, बताओ, मान जाऊंगा तुमको। अरे सेक्शन 37, आइदर पार्टी हैज टू परफॉर्म और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज टू परफॉर्म। भूल गए? यस सर। अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक बार यस कॉन्ट्रैक्ट, सर। the parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promise
unless such performance is dispensed with excuse under the provision of this act or under any other law. Promise bind the representative of the promiser. एक अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, समझो मेरी बात, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है एक ए, उसने बहुत सारे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम आपको माल सप्लाई करेंगे, अगर उसके मालिक की डेथ हो जाती है तो कल को उस कुर्सी पे दूसरा तो कोई बंदा बैठेगा ना। अब क्योंकि वो सारे लोगों ने 1 करोड़ मिला के उस कंपनी को दे दिया था, तो अगर जिस बंदे की डेथ हो जाती है उस डेथ से वो ऑफर रिवोक ही नहीं हो जाएगा, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो अलग बात है कि ना तो उन्होंने कंसिडरेशन दी थी और ना ही उन्होंने भी एक्सेप्टेंस दी थी, तो उस कंडीशन में सेक्शन 6 की 4th क्लोज बोलती है तब वो परफॉर्म नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एक साथ मिल गए, अगर प्रॉमिस कंक्लूड हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो जो एंसन भाई साहब ने बोल दिया था ना कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू मैच स्टिक एंड गन पाउडर, ये ऐसे होते हैं जिसे बारूद और आग को एक साथ मिलाते ही विस्फोट हो जाता है ना, तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलते ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनने का मतलब है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा, लीगल राइट्स एंड लायबिलिटी परफॉर्म हो जाएगी। और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, मैं आप सब बच्चों को बता रहा हूं, अगर आपने प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एक साथ मिलने दिया और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, तो अगर किसी भी पार्टी ने ब्रीच किया तो दूसरी पार्टी उसको कोर्ट में ले जा सकती है, उस पार्टी के पास राइट है, क्योंकि सेक्शन 37 बाउंड कर देता है कि अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एक साथ मिल गए और अगर आपने प्रपोजल करने के बाद प्रपोजल को रिवोक भी नहीं किया था, आप कैसे रिवोक कर सकते थे? आप या तो लेटर ऑफ कम्युनिकेशन से रिवोक कर सकते थे, आप कंडीशन नोटिस। प्रेसिडेंट ना परफॉर्म करने पे रिवोक कर सकते थे, आप क्या कर सकते थे, लैप्स ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम से रिवोक कर सकते थे, डेथ या इंसेनिटी से रिवोक, लेकिन आपने रिवोक नहीं किया। आपने क्या किया? वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म को होने दिया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा, सेक्शन 37 बोलता है आइदर पार्टी हैज टू परफॉर्म और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज टू परफॉर्म। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया तो सेक्शन 35 तो बोलता ही बोलता है आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सेक्शन 73 जब आप पढ़ोगे, सेक्शन 73 बोलता है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट अगर फॉर्म हो गया, तो सेक्शन 73 बोलता है कि अगर जो भी पार्टी ब्रीच करेगी उसको कंपनसेशन या डैमेज देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73। अब ये जितने भी सेक्शन है, जो मैं सेक्शन 37 पढ़ा रहा हूँ या सेक्शन 73 पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में मैं जो चाहता हूं ना आप सबसे, आप पढ़ के आओ, आप दो चीज पढ़ के आना। एक तो सेक्शन 2A पढ़ के आओ बेटा जरूर। सेक्शन 2A में 5 चीजें मैंने बताई थी आपको। द वन पर्सन सिग्निफाई, वन पर्सन प्रोमिसर, सिग्निफाई का मतलब कम्युनिकेशन, हिज विलिंगनेस का मतलब इंटेंशन, intention to टू make एब्सटेंड contract. फ्रॉम डूइंग विद ए व्यू टू टेक कंसेंट। विद ए व्यू का मतलब उसके, वो कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा, वो कंसेंट लेना चाह रहा। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के आओगे। मैं इस पीपीटी को शेयर कर देता हूं सभी बच्चों को, इसको पढ़ के आओगे। लेकिन शर्त मेरी ये रहेगी कि जब आप ये पढ़ रहे होगे, जितने भी सेक्शन मैंने बताए हैं वो पढ़ के आओगे। उसके अलावा जितनी बेरेक्ट आपके पास जरूर हो, अगर आपके पास इस टाइम किसी भी बच्चे के पास बेरेक्ट नहीं है, पहली बात तो बेरेक्ट होनी चाहिए, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पढ़ के आओ बेटा। अगर अभी से मेरे साथ चल दिए ना तुम, तो अगले 25-30 दिन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ना नस नस में बैठा दूंगा तुम्हारी में, ठीक है बेटा? लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उतना बेटा करके आओ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबको, ठीक है? तो अब ओके मेरे को सभी बच्चे एक एक करके बताएंगे। गौरव, समझ आया कुछ? यस सर। वंश, सारा आ गया सर, जो जो पढ़ाया आपने। आकाश, बेटा आकाश आया? हाँ हाँ जी सर। गौरोहित, Yes, sir. रुखसाना, हाँ जी सर। बेटा आ भी रहा है समझ में? है ऊपर सही में बोल आ रहा है ना? अब मेरी बात सुनो, मैं नोट शेयर कर रहा हूँ आप सबको, ठीक है? नोट ये पढ़ के आओगे, कल बेरेक के साथ पढ़ के आओगे लेकिन, ठीक है? नेक्स्ट क्लास कल ओके मिलते हैं सर। 7 बजे, ठीक है बेटा? जी सर। ओके बेटा, ओके ओके, सर, ठीक थैंक है यू बेटा, सर। ओके बेटा, बाय सर। ओके बेटा, बाय थैंक बेटा, यू सो मच जी सर। सर। थैंक यू ओके सर। बेटा, ओके बेटा, बाय बाय बच्चे। तो बोले ना।